Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 40 MTH 301. आज हम इस टॉपिक को फोरियर सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और इस लेक्चर के एंड पर जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है वो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास है फोरियर सीरीज़ का। तो फोरियर सीरीज़ हमारे पास क्या है, इसका हमने रिलेशन जो है पिछले लेक्चर में निकाला था। तो इस रिलेशन को हम इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं। यहाँ से हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखें हमारे पास जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, हमने इसकी मदद से फोरियर सीरीज़ का फार्मूला भी ड्राइव करना है और फिर हमने इसके क्वेश्चन भी करने हैं, इसके एग्जांपल भी करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मुंसलिक हैं आज हम इस लेक्चर में उनको तमाम तर चीज़ों को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास रिलेशन को अगर आप देखें तो इस रिलेशन में हमारे पास चूँकि समीशन जो है वो n=1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब है n=1 पुट करेंगे तो इसमें 1 की सीक्वेंस बन जाएगी। जब 2 पुट करूँगा तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी। जब 3 पुट करूँगा n की जगह पर, या 4 अप टू सो ऑन n तक पुट करूँ तो इस तरह से वो एक सीक्वेंस बनती जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, इसी रिलेशन को उसने यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो लिखा हुआ है। तो फोरियर सीरीज़ में कोएफिशिएंट जो हमारे पास हैं हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो आइए मैं ज़रा इसको बताता हूँ कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसका कैसे फाइंड करेंगे इसको। आपके पास ये रिलेशन जो है पीछे वाला ये है, ठीक है। एन पॉजिटिव हमेशा एन जो है वो पॉजिटिव ही होता है। जब भी आप किसी सीरीज़ को लेते हैं उसमें नंबर ऑफ़ टर्म हमेशा ऑलवेज़ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले काम हम इसमें 3 चीज़ों को फाइंड करने जा रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ आप शुरू में कि 3 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1 हमने यहाँ पर a0 की वैल्यू को देखना है। नंबर 2 हमने यहाँ पर an और नंबर 3 में हमने bn की वैल्यू को देखना है। हमने इन वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड इन वैल्यू को? तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इनका शॉर्टकट वे बनाना है। तो आइए हम इनके शॉर्टकट वे को देखते हैं सबसे पहले। तो नंबर 1 अगर मैं a0 की बात करूं तो a0 जब भी आपने निकालना है तो आपने इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, ठीक है। f(x) फंक्शन जो आपके पास है किसके साथ आपने इसे इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो करना किस तरह से है, आइए मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। आपके पास ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है आपने इन तमाम के साथ इंटीग्रेट को अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। यहाँ पे भी देखें x नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे अगर हम देखें तो a0 के साथ भी आपको dx नज़र आ रहा है। इंटीग्रेशन की वजह से ये आ रहा है, ठीक है। और इधर भी इंटीग्रेशन जो है अप्लाई कर दिया और इधर भी से इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। अब इसके बाद हुआ क्या है, देखें मैंने इससे पिछले जो है लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसमें लिमिट आए तो अगर वो सिंगल फंक्शन हो उसके ऊपर पावर ना हो तो लिमिट भी हमारे पास -π to π हो तो हमेशा उसका आंसर जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर और इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। और रही बात इस फंक्शन की तो इसके साथ कुछ भी नहीं था तो 1 की वजह से साथ x आ जाएगा। और x के ऊपर जब आपने लिमिट को पुट किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पॉजिटिव का पाई है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव से 2π जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 2a0 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, इस चीज़ के बराबर आ रहा था। तो यहीं से फिर हमने क्या किया जी, इसको हमने यहाँ पे जो मैं साफ़ करके लिख देता हूँ कि यहाँ से अगर हम a0 के लिए रिलेशन निकालें तो 2 और π, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, 2 और π जो है यहाँ से ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। और अगर मैं 1/2 को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन को a0 सफ़र करूँ तो मैं मतलब इस तरह से मैंने बाकी सारी चीज़ को a0 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा हम उसको यहाँ से सॉल्व करके उसको 2 से डिवाइड करते हुए हम इस कैपिटल A0 तक पहुँच जाएंगे। ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर। आइए अभी हमने और क्या निकालना है, तो और हमने यहाँ पे निकालना है an को भी
और यहाँ पे बी एन को भी। तो आप देख सकते हैं उसने बी वाला पार्ट शुरू कर दिया यहाँ पे। तो बी पार्ट में हमने क्या निकालना है, टू फाइंड ए एन। तो जिस तरह हमने ए नॉट को फाइंड करने के लिए मल्टीपल किया था इंटीग्रेट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीपल करना है कॉस एम एक्स को। ठीक है, होगा क्या कि जब आप ए के साथ भी, फंक्शन के साथ भी कॉस एम एक्स को मल्टीपल कर रहे हैं, ए के साथ भी कॉस एन एक्स के साथ भी और साइन एन एक्स के साथ भी आप कॉस एम एक्स को मल्टीपल कर दिया है। ठीक है, साथ में ही लिमिट अप्लाई कर दी है, इंटीग्रेशन की जो कि माइनस पाई टू पाई है, तो वो तमाम तर के लिए जो है वो 7 आ जा रही है। ठीक है, अब देखें फिर वही बात है, जब आपने मल्टीपल किया तो आपका यहाँ पर 2 स्टेप क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट ले लीजिएगा। तो वो 2 चीज़ें इस तरह से हैं कि आपने जो कॉस एम एक्स को मल्टीपल किया, यहाँ पे पहले भी साइन एक्स मौजूद है। ठीक है, एन एक्स मौजूद है। कंडीशन ये है कि एक दफ़ा अगर हम देखें कि एन और एम आपस में बराबर ना होंगे तो क्या होता है, और अगर एन और एम आपस में बराबर हैं तो क्या होगा। तो देखें, अगर आपके पास एन और एम बराबर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, सेम ना होने की वजह से स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, और इसका हमें पता है इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर नहीं बनना था ना, इसका बनने का चांस था कि सेम होने से स्क्वायर बन जाए, कॉस वाले का वो नहीं बन सका क्योंकि वो यहाँ पे एम और एन बराबर नहीं है। ये भी ज़ीरो, ये सारे जम ज़ीरो हो जाते हैं, जिसको पास वजह से आपका आंसर सिफर शो हो जाता है। अगर केस इस तरह से हो कि आपके पास ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, ज़ीरो का इक्वल कह दिया कि अगर एन और एम आपस में बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो ये तो सिंगल ही फंक्शन रहेगा, इसलिए ज़ीरो हो जाना है। यहाँ पे कॉस एन एक्स जो एम हो जाएगा और ये भी कॉस एम एक्स, तो दोनों सेम होने की वजह से यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा पाई का। ठीक है, यहाँ से हमें क्या आंसर मिल जाएगा, पाई का। चूँकि स्क्वायर आ जाता है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था कि जब भी स्क्वायर आ जाता है, जिसमें मैंने शॉर्टकट वे बताए थे। ठीक है, तो किस तरह से हम शॉर्ट वे में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो है एन और एम अगर सेम हो भी गए तो वो कॉज है, वो साइन है, स्क्वायर नहीं बनेगा, जिससे ये वाला पोर्शन ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ए नॉट के साथ सिर्फ पाई बचेगा, बाकी तमाम तर यहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं, तो ए नॉट के साथ पाई बचा, यही आपका आंसर है। इस तरह से हमने ए एन को भी निकाल लिया। अब आपने तीसरा पोर्शन जिसे मैंने बी एन का नाम दिया है उसे निकालते हैं। तो आइए हम बी एन को निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ए एन को निकालने के लिए कॉज एम एक्स से मल्टीपल किया था, हम बी एन को निकालने के लिए साइन एम एक्स से मल्टीपल करते हैं। जब हम साइन एम एक्स से मल्टीपल करेंगे हर एक पोर्शन के साथ, तो फिर वही केस, 2 केस क्रिएट होंगे। एक में अनइक्वल होगा, जब अनइक्वल होगा तो कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा, जैसे सारे पोर्शन ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर हमारे पास इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, ये तो भी ज़ीरो बनेगा, साइन कॉस वाला भी ज़ीरो बनेगा, जिसमें साइन साइन है वो सेम होने की वजह से स्क्वायर बनेगा, और हमें यहाँ से पाई का रिलेशन बच जाता है। और ये साथ में बी है, तो बी एन पाई का हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने तीनों पोर्शन निकाल लिए, ए नॉट, ए एन, बी एन। फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर जो है पॉइंट, हम उसको वहाँ पे पुट करके हम अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में भी उसने यही लिखा है कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास 1/2 ए नॉट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। हमने यहाँ पर ए एन, बी एन और ए नॉट की वैल्यूज़ को निकालने का मेथड सीख लिया है कि फंक्शन के साथ हम किस तरह से इस वैल्यूज़ को निकालेंगे, कि हमने ए एन निकालने के लिए किसको मल्टीपल करना है, बी एन निकालने के लिए किस के साथ मल्टीपल करना है, और ए नॉट को निकालने के लिए हमने फंक्शन के साथ किस चीज़ को मल्टीपल करना है या क्या इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यही रिजल्ट है कि वो जो बटे वाला 2 है वो साथ मीन वैल्यू के साथ मल्टीपल करते हुए ये उसने रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल आपको पता ही है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी एग्जांपल करते हैं, वक्त जो है ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले वो कहता है कि डिटरमाइन द फोरियर सीरीज़ टू रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपके पास फोरियर सीरीज़ उसने पूछ ली है, फंक्शन आपके पास एफ एफ एक्स इज इक्वल टू x/2 दिया हुआ है, और लिमिट उसने 0 से 2 पाई दे दी है। तो फंक्शन को अगर आपको याद हो, हमने 3 चीज़ों को निकालना है, एक ए एन है, सॉरी एक ए नॉट है, एक ए एन है और एक बी एन है।
तो ए नॉट को निकालने के लिए हम क्या करते होते थे, हम फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करते होते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने फंक्शन के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इंटीग्रेट कर दिया। फंक्शन हमारे पास x/2 है, तो आप देख सकते हैं जब इंटीग्रेट करूँगा मैं x/2 को, तो ऑलरेडी जो हमारे पास जो बटे वाला 2 है ये 1/2 पाए साइड पे रह जाएगा, ठीक है। और x की इंटीग्रेशन लेने से x का स्क्वायर बाय 2 और वो 2 1/4 पाए x का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे फंक्शन में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप x के स्क्वायर में जब पाई पुट करेंगे तो 2 पाए माइनस पाए, यानी कि वो बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर पाई का कैंसिल होगा, 1 पाई बच जाएगी, वही आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह जब आपने bn को निकालना था, अगर आपको याद हो, अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो कि आपने cos n x से मल्टीपल किया था। तो जब हम फंक्शन के साथ cos n x को मल्टीपल करते हैं, फंक्शन हमारे पास x/2 है, तो बटे वाला 2 जो है ये 2 पाई के साथ चला जाता है। यहाँ पे देखें ये पाई के साथ 2 चला गया है, x n x ये हमारे पास फंक्शन बचा है। इस पर हमने बाई पार्ट इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। ये क्या होती है, तो मैंने इस चीज़ का भी लेक्चर आपको बताया हुआ है कि बाई पार्ट इंटीग्रेशन क्या होती है। आइए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि आपके पास दो फंक्शन है, एक x है और एक cos n x है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने पहले फंक्शन को छोड़ देना है, x को मैंने छोड़ दिया, cos n x की मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वो बन जाएगा sin n x, ठीक है। और sin n x में हमारे पास जो भी एंगल का डेरिवेटिव बनता है वो n x का n नहीं आना था, वो मैंने 7 बटे में लिखना होता है। फिर फार्मूले का माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। इंटीग्रेटेड फंक्शन कौन है, यही है हमारे पास, ठीक है। इसको दोबारा फिर सारे को लिखना होता है कि साइन n x बटा n, और साथ में x का डेरिवेटिव लेना होता है आगे यहाँ पे, और वो 1 होगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास सिर्फ साइन n x का डेरिवेटिव बचेगा, ये 1/n को हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ऐसे हुआ है, उसने 1/n को कॉमन ले लिया, अगेन वो साइन n x की इंटीग्रेशन दोबारा से ले रहा है, और यह चीज़ हमारे पास बिल्कुल वैसे है जैसा मैंने इंटीग्रेट करके बताया आप लोगों को। इसमें जैसे लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई साइन जो है ये 2 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखें लेट अस सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, सॉरी सर्कल लेट सपोज है, तो बस ये आप सर्कल को तस्वर कर लें। तो सर्कल जो है यहाँ पे 0 और 2 पाई होता है, ठीक है। तो फंक्शन साइन जो होता है वो हमेशा इस लाइन पर 0 ही शो होगा 2 पाई पे, जिसकी वजह से क्या होगा, अपर लिमिट पुट करूँ चाहे 2 पाई पुट करूँ चाहे 0 पुट करूँ, मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर तो 0 शो होने वाला ही है। नेक्स्ट मेरे पास ये है साइन एक्स की इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे cos n x, ठीक है। तो जब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे cos n x में तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेट करने से बाहर वाला फंक्शन जब हम मल्टीपल करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे भी 0 शो होगा आंसर, ठीक है। तो लिहाजा वैसे भी हम कह सकते हैं, मैंने आपको रूल भी बताया था आपको कि चूँकि इन पे स्क्वायर नहीं है, आप सॉल्व ना भी करें तो चूँकि इन पे स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 शो हो रहे हैं, ठीक है। एन फंक्शन है, एन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था इस तरह के रूल को, ठीक है। तो लिहाजा नेक्स्ट हम ए एन के बाद बी एन पे चलते हैं। आपको पता है बी एन वाले में मैंने साइन एक्स से मल्टीपल किया था, साइन एक्स से मल्टीपल करने के बाद अलग अलग मैंने मल्टीपल कर दिया, सेम वही केस जो मैंने अपर के लिए बोला है, x/2 होगा, 1 जो 2 है वो पाई के साथ चला जाएगा, इस पे बाई पार्ट इंटीग्रेशन होगी, और बाई पार्ट इंटीग्रेशन में हमें पता है कि कॉस जो है कॉस की वैल्यू 0 और 2 पाई पे 0 नहीं होती, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 पाई मिल रहा है, ठीक है। तो जो 2 पाई हमें मिल रहा है, बाकी हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि जिस पे पावर नहीं है वो 0 शो होना था तो वो 0 शो हो भी रहा है। देन हमारे पास सिंप्लीफाई करने से हमारे पास -1/n बन रहा है। अब आप इसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, a0, an एंड bn। तो इनको निकालने के बाद हमने क्या करना होता था, ये वो हमारा फार्मूला असल था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था किस तरह से फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इन तमाम तरह चीज़ों में वैल्यूज़ की पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, देखें उसने पुट कर दिया है वैल्यूज़ को जो जो इसके आंसर आने चाहिए थे। तो चूँकि इसमें हमारे पास ए एन वाला पोर्शन 0 था, उसने ए एन वाले पोर्शन को गायब कर दिया, यानी कि डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, वो ख़त्म हुआ है,
ठीक है, होना ज़रूर था अगर उसकी कुछ वैल्यू होती, उस बेचारे की वैल्यू नहीं मिली हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे उसने क्या किया जी, चूँकि समीशन एन प्रोड्यूस टू 1 to इन्फिनिटी है ना, तो ये फंक्शन हमारे पास किस तरह से चलेगा। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता जाऊँ, इस पर मैंने मज़ीद बात करनी है। ठीक है, आगे जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक, उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए 1 to इन्फिनिटी है, क्या मतलब इसका 1 to इन्फिनिटी है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 होगा, ठीक है, 1/n, याद है आपको असल फार्मूला हमारे पास 1/n था। n की जगह पे 1 आएगा, फिर n की जगह पे 2 आएगा, फिर n की जगह पे 3 आएगा, एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। बिल्कुल उसी तरह साइन के साथ भी n है, तो एक दफ़ा 1 आएगा, फिर एक दफ़ा 2 आएगा, फिर एक दफ़ा 3 आएगा, एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल हुआ है यहाँ पे जो आपके साथ सामने नज़र आ रहा है। फिर हमने उसमें से क्या किया है जी, उसको सिंप्लीफाई किया है कुछ, तो जो हमारे पास आंसर बन रहे थे हमने सामने आपका आंसर लिख दिया। तो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ से कुछ बताऊँगा आपको, जब हम टॉपिक को नेक्स्ट वाले को बताता हूँ कि मैं इसमें से क्या बताने जा रहा हूँ। तो डिरिचलेट कंडीशन जो है हमारे पास मौजूद है, इसमें क्या होता है, इफ़ द फोरियर सीरीज इज़ टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फोरियर सीरीज हमारे पास किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट विल गिव द अनफिनिट सीरीज इन x1, द वैल्यू ऑफ दिस शुड कन्वर्ज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स नॉट x1। ठीक है, क्या मतलब है कि जो पॉइंट हम इसमें देंगे वो पॉइंट फंक्शन के हिसाब से कन्वर्ज करेंगे, मोर होंगे तो ज़्यादा, मतलब कि जितने पॉइंट ज़्यादा लेंगे फंक्शन उतना ही ज़्यादा आंसर देगा। ठीक है, सीरीज़ जो है उतनी ही ज़्यादा फुलफिल होगी, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी शेप में आएगा, वो उतनी ही सिंगल फॉर्म, मतलब कि क्या है इसका, मैं आपको यहाँ से जो है इसके पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी बताना चाहूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट, बल्कि इसकी एग्जांपलों से आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पिक करना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे उसने कुछ हेडिंग दी हुई है कि a इज इक्वल टू है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी अ डिफाइन होगा, तो तभी तो उसका कुछ वैलिड फंक्शन होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो ज़रूरी है। नंबर 2 में वो कहता है कि जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है ना, मस्ट बी कंटिन्यूस, भाई कंटिन्यूस होगा तो ही उसका वो वैलिड होगा ना। अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे होने के बाद लेट अस सपोज, कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है, ये बहुत दफ़ा आता है, हर बात में आ जाता है। देखें अगर आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन है, फिर वो यहाँ पे है, अगर उसका ये एरिया हमें पता ही नहीं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने दरम्यान से छोड़ दिया, चीज़ कंटिन्यूस हुई ही नहीं है, वो चल लगातार गई नहीं है आगे, इस दरम्यान वाले खला की अगर हम बात करें, तो अगर ये ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो अनडिफाइन है, वो वैलिड नहीं हो सकता, वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपने इसे कंटिन्यूस की वाले लफ्ज़ को भी जहन में रख लिया होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन से हम बताएंगे कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, मैं आपको भी बताऊंगा ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद जो सी वाले पोर्शन में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स मस्ट बी अ पैसिव वाइज जो है यहाँ पे कंटिन्यूस इन अ पीरियोडिक इंटरवल, इसका भी कंसेप्ट मैं भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर मैं आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ इसकी। ठीक है, उसने कहा है फाइंड द फोरियर सीरीज एज शो इन द फिगर। तो देखिए आपको डायग्राम इसमें भी उसने दी हुई होगी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम उसने दी हुई होगी, क्योंकि उसने कहा है कि एज शोन। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है हमें, चलें हम इसको बोल्ड करके देख लेते हैं। उसने कहा है देखें इसको, चलें जी हमने भी इसको देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी डायग्राम नज़र आ रही है आपके सामने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको पिक करते हैं कि क्या मतलब है इस डायग्राम का, इससे हमने क्या सीखना है। चलो आइए हम सीखते हैं इसमें से क्या सीखना है। तो यहाँ पे देखें फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पे, कैसे देखें, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो फंक्शन ज़ीरो लाइन पे आ रहा है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। फिर क्या हुआ है कि -π/2 से लेके π/2 तक वो अपनी वैल्यू यहाँ पे 4 दे रहा है, यानी कि यहाँ पे उसका आंसर है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस है। फिर अगली टर्म में π/2 से लेके नेक्स्ट इस टर्म तक वो आंसर नहीं दे रहा, यानी कि वो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। जब वो डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे इसका आंसर 0 है। वही बात
ये मिसिंग कर रहा है यहाँ से, जहाँ से मिसिंग कर रहा है यहाँ पे वो अनडिफाइन है और वहाँ पे आंसर इसका नहीं शो होगा। हमारे लिए सिर्फ यही लाइन शो हो रही है। तो अब हम ऐसी चीज़ जिसमें पीरियाडिक आ जाए, देखें डी कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन का आंसर देगा, मैंने बात की है, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूस भी नहीं है लेकिन हम इसका आंसर भी निकाल रहे हैं। भाई ये पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, हमने जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ वहाँ से आंसर निकालना होता है। समझ गए बात को? ज़बरदस्त। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यही कहा था उसने कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है। कब ज़ीरो है? जब माइनस पाई से पाई बाई टू तक के लिए। भाई वही बात है ना, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे वो ज़ीरो था। फिर उसने कहा जी इसका आंसर 4 है। कब? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर 4 है, बिल्कुल था, हमने देखा है। फिर 4 ज़ीरो कह रहा है, भाई वाकई ज़ीरो था, वो सच कह रहा है, डायग्राम बता रही है जो उसने हमें दी हुई है। आइए हम इस पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलें, फंक्शन हमारे पास गिवन है, फार्मूला हमें ज़बानी याद भी हो चुका होगा, अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली इसकी। 1/2 ए नॉट प्लस समीशन वन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है? तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पे, हमने यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू निकालनी होती है, ए एन की वैल्यू निकालनी होती है और बी एन की वैल्यू निकालनी होती है। ए एन हमारे पास क्या होता है? भाई ए एन को हम जानते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटेड फंक्शन के साथ इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, फंक्शन के साथ इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें ए नॉट मिल जाता होता है जी। तो बिल्कुल हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। और फिर होगा क्या यहाँ पे जी, फंक्शन ले आए हम यहाँ पे। फंक्शन हमारे पास क्या है जी? तो फंक्शन तो हमारे पास इस तरह का है, फंक्शन के 3 पार्ट हैं, हम उसे ज़ीरो के लिए भी बताएंगे, 4 के लिए भी और फिर ज़ीरो के लिए भी। तो भाई ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 4 अकेला था, तो चूँकि इसकी इंटीग्रेशन है साथ एक्स आ जाएगा, 1/पाई साथ वैसे आ रहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा, आंसर हमारे पास 4 मिल जाएगा। कैसे पुट करेंगे आप इसको, क्या आपने 4 को बाहर निकाल लें, 4/पाई को, और एक्स की जगह पे जब आप पाई बाई टू और माइनस से फिर माइनस है, चूँकि जो लिमिट वाली माइनस दरमियान वाली माइनस को प्लस कर देना है, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू वो पाई बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, अकेला 4 आंसर आ जाएगा। तो ए एन के बाद हमारे पास आ जाता होता है ए नॉट, और ए नॉट के बाद आता है हमारे पास ए एन। भाई हमें बताए कि ए एन में हम फंक्शन के साथ कॉज एन एक्स को मल्टीपल करते हैं, वेरी गुड। फिर वही काम हर एक के साथ, जो ज़ीरो है उनकी हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है अब, ये भी हमारे लिए ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, जस्ट इसको हमने इंटीग्रेट करना है। और आपको ये भी पता होना ज़रूरी है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट चेंज हो चुकी है माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, सिर्फ पॉजिटिव पाई बाई टू, जहन में रखना है इस चीज़ को। अब इसे ज़ीरो नहीं करेंगे, भाई वो तो माइनस पाई से पाई तक के लिए था, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के लिए, लिमिट को भी जहन में रखना है। आप यहाँ पे सिफर से नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम इसे देखेंगे कि कंडीशन में ज़ीरो हो भी सकता है या कैसे हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखें उसने क्या किया जी, साइन एक्स की जब उसने कॉस एक्स की इंटीग्रेशन किया है, साइन एक्स आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाता है। ये आपकी प्लस माइनस का काम है, ये आपने करके यहाँ तक निकाल लेना है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद भी हमारे पास 2 कंडीशन आ जाती हैं। ये जो है ना आ रहा है ना हमें, ये अपने आंसर कभी देगा, कभी और देगा, तो कभी और देगा। क्या मतलब है भाई, सिंपल सी बात है, अगर एन की वैल्यू हुई यहाँ पर 1, 5, 9, आखिर ये वैल्यू क्यों आई, कैसे जहन में आएगा हमारे, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको अभी दे देता हूँ, ठीक है? देखें अगर हम इन वैल्यूज़ को लेते हैं ना, अगर हम इन वैल्यूज़ को लेते हैं, मतलब 2 कंडीशन है, एक तो इवन भी है ना, अगर यहाँ पर इवन है मतलब 2, 4, 6, 8, 10, अगर तो मैं वो पुट करूँगा तो 2 पुट करने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और साइन पाई पे मुझे पता है इस लाइन पे साइन ज़ीरो होता है, तो आंसर उस वक्त मुझे सारे ज़ीरो मिलेंगे, आंसर मुझे उस वक्त सारे ज़ीरो मिलेंगे। देखिए ना, मैं आपको वो भी कंसेप्ट दे दूँ, अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे यानी की जगह पे, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा। भाई पाई होता लिमिट में पहले ही, तो हमने तो वही ज़ीरो कर देना था, अब कंडीशन में आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी ज़ीरो कर दूंगा, कंसेप्ट है, पिक कर लिया, ज़बरदस्त। नेक्स्ट में चलता हूँ लेके, फिर उसने कहा जी अगर हमारे पास इवन नहीं है, ऑड है, फिर उसकी भी कंडीशन है। अगर तो 1, 3, 1, 5, 9 है, 1, 5, 9 का मतलब है कि पाई बाई टू आ जाए, ठीक है? पाई बाई टू का मतलब होता है कि ये अगर फंक्शन है तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए वो। फिर 5 यहाँ पे पुट करूँगा एन की जगह पे, तो 5 पाई बाई टू का मतलब है
कि वो सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाए। 9 पुट करूँगा, दूसरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाए। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव का मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 की बजाय इवन की बात हो चुकी है, जब मैं 3 पुट करूँगा तो 3 पुट करने का मतलब होता है कि आप जो है यहाँ से, मैं इधर साफ डायग्राम बना देता हूँ, तो फिर उसका मतलब है कि आपने यहाँ पर नहीं जाना। अब आप यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ पे भी साइन की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर साइन की वैल्यू -1 होती है। तो फिर आपको जितने भी आंसर मिलेंगे, यानी कि 3 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, जो आपको सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू शो देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव लगा दिए। आई होप आपने उसे बड़े इन्जॉय किया होगा इस कंसेप्ट को। तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ सी पॉइंट। जैसा कि हमारे पास बी एन वाला पॉइंट है, अब मैं आपको इतना डिस्कस नहीं करने जा रहा ताकि आप बोर ना हो जाएं। वही काम है, साइन 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 से मल्टीपल, क्योंकि इसमें साइन मल्टीपल करते हैं। ए एन वाले में कॉस, बी एन वाले में साइन, और ए नॉट वाले में फंक्शन को साथ इंटीग्रेट करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कंसेप्ट है ये वाला आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पुट करेंगे, सिंपल फंक्शन था, हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। जब ए एन का आंसर 0 हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है ए एन का, वो हमने उस क्वेश्चन में पुट कर दिया, और इस तरह से हमने इसके आंसर्स को कह दिया कि ये हमारे पास इसका टर्म आंसर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो हार्मोनिक में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सीक्वेंस बताए जाएंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने लिखा भी है यहाँ पे कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी जस्ट हाउ एक्यूरेटली टू द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट द फंक्शन विच इज़ द एसोसिएटेड। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि किस तरह से फोरियर सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है फंक्शन को एक्यूरेटली। तो देखिए, मैं आपको इसका कंसेप्ट, ये फंक्शन देखिए वही दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इस डायग्राम के बारे में समझा भी चुका हूँ, आंसर भी बिल्कुल वैसे ही आएंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी इंटरेस्टिंग वे में। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास जो फंक्शन नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जस्ट एक ही वे पेश किया है। यहाँ पे अगर वो एक ही वे पे कर रहा है तो आपके पास जस्ट टर्म का आंसर एक आना है। क्या मतलब है इस टर्म का, आइए मैं आपको दूसरी टर्म से बताता हूँ। जब आपके पास टर्म में 2 आ जाती हैं, अब देखें, एक आपके पास ये वाली टर्म है, फिर एक आपके पास 2 वाली टर्म है, तो आपके पास 2 टर्में आ जाएंगी। इसी तरह जब आपके पास 3 टर्म आ जाती हैं, ठीक है, 1 2 3, तो आपके पास 3 टर्में आ जाएंगी। अब देखें, आंसर टर्म जितनी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये आंसर उतना ही इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में आता जाएगा। अब देखें, टर्में बढ़ती जा रही हैं, यहाँ से वो क्या आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर में आने की कोशिश में कर रहा है। टर्म में बढ़ाता जाता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से अपने आप को, देखिए उसने कहा है एज द नंबर ऑफ टर्म इज इंक्रीज द ग्राफ ग्रेजुअली अप्रोच टू द शेप ऑफ द ओरिजिनली स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ हार्मोनिक है इसके, कि किस तरह से हम सीक्वेंस को बढ़ा के उसकी शेप को, नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे सारे। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।